आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा देश है जो आकार में बौने ग्रह प्लूटो से भी बड़ा है? एक ऐसा देश जहां सूरज एक ही दिन में उगता भी है और ढलता भी, क्योंकि इसकी जमीन 11 टाइम जोन में फैली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रशिया यानी रशियन फेडरेशन की। यहाँ जब राजधानी मॉस्को में लोग अपनी सुबह की कॉफी पी रहे होते हैं, उसी समय देश के दूसरे छोर व्लादिवोस्टॉक में रात गहराने लगती है। लेकिन रूस सिर्फ अपने विशाल आकार के लिए नहीं जाना जाता। ये एक ऐसा रहस्यमयी देश है जहां सर्दियों में बर्फ की सफेद चादर हजारों किलोमीटर तक फैल जाती है, जहां मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे शहर इतिहास और शाही भव्यता की जीती जागती मिसाल हैं, जहां यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा रिवर बहती है, जहां रंग बिरंगे प्याजनुमा गुंबद आसमान को छूते हैं, और जहां बैले और फिगर स्केटिंग सिर्फ कला नहीं बल्कि राष्ट्रीय पहचान है। तो क्या रूस सिर्फ बर्फ, ताकत और विस्तार की कहानी है, या इसके पीछे छिपे हैं ऐसे रहस्य जिनसे दुनिया आज भी पूरी तरह अनजान है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम खोलेंगे रूस की उन परतों को जो नक्शों पर दिखती तो हैं, लेकिन समझ में बहुत कम आती हैं। रूस एक अंतर महाद्वीपीय देश है, क्योंकि इसका विस्तार एशिया और यूरोप दोनों में फैला हुआ है। इसके कुल भूभाग का लगभग 77% हिस्सा एशिया में पड़ता है, जिसे मुख्य रूप से साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। वहीं करीब 23% क्षेत्र यूरोप में स्थित है, जो अपेक्षाकृत अधिक आबादी वाला और सांस्कृतिक रूप से प्रभावशाली माना जाता है। यही वजह है कि कहा जाता है, रूस में सूरज एक ही दिन में 2 महाद्वीपों पर उगता और ढलता है। पारंपरिक रूप से यूरल माउंटेन्स और यूरल रिवर एशिया और यूरोप के बीच प्राकृतिक सीमा माने जाते हैं। लगभग 17.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है। यह कनाडा से भी लगभग 1.7 गुना बड़ा है, जो क्षेत्रफल में दूसरे स्थान पर आता है। रूस की स्थलीय सीमाएं 14 देशों से मिलती हैं। उत्तर पश्चिम में नॉर्वे और फिनलैंड हैं। पश्चिम दिशा में एस्टोनिया, लातविया, बेलारूस और यूक्रेन स्थित हैं। मुख्य भूभाग से अलग पड़ा कैलिनिनग्राद क्षेत्र लिथुएनिया और पोलैंड से जुड़ता है। दक्षिण पश्चिम में जॉर्जिया और अजरबैजान, जबकि दक्षिण में कजाकिस्तान, मंगोलिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया इसके पड़ोसी हैं। पूर्व में विशाल पैसिफिक ओशन इसकी सीमाओं को छूता है। लगभग 37,653 किलोमीटर लंबी तटरेखा के साथ यह दुनिया की चौथी सबसे लंबी तटरेखा वाला देश है, कनाडा, ग्रीनलैंड और इंडोनेशिया के बाद। रूस की राजधानी मॉस्को है, जो मॉस्कवा नदी के किनारे बसी है और उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा। यह शहर देश का सबसे बड़ा आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र है। क्षेत्रफल में प्रथम स्थान पर होने के बावजूद जनसंख्या के मामले में रूस विश्व में लगभग 9वें स्थान पर आता है। वर्ष 2026 में इसकी आबादी करीब 143.4 मिलियन आंकी गई है। मॉस्को, मॉस्को ओब्लास्ट, क्रास्नोडार क्राई, सेंट पीटर्सबर्ग और स्वेर्दलोव्स्क ओब्लास्ट इसके प्रमुख घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं। यहाँ की मुद्रा रशियन रूबल है। फरवरी 2026 के अनुसार 1 रूबल की कीमत लगभग 1.18 भारतीय रुपये के बराबर है। इस विशाल देश की एक और खासियत इसके 11 अलग अलग टाइम जोन हैं। यानी जब पश्चिम में मॉस्को में सुबह होती है, तब सुदूर पूर्वी हिस्सों में रात गहरा चुकी होती है। यदि भारत से तुलना करें तो भारतीय समय मॉस्को से लगभग 2 घंटे 30 मिनट आगे चलता है। इस देश की साक्षरता दर लगभग 99.7% है, जो इसके मजबूत शिक्षा तंत्र को दर्शाती है। रूस में अधिकांश शिक्षा सरकारी संस्थानों में निःशुल्क उपलब्ध है और विज्ञान व तकनीक पर विशेष जोर दिया जाता है। यही वजह है कि यहाँ रिसर्च और इनोवेशन को राष्ट्रीय प्राथमिकता माना जाता है। स्वास्थ्य व्यवस्था भी काफी व्यवस्थित है, जहाँ फेडरल कंपल्सरी मेडिकल इंश्योरेंस फंड जैसी योजना के तहत नागरिकों को मुफ्त या रियायती इलाज की सुविधा मिलती है। रूस एक बहुधार्मिक देश है। यहाँ सबसे बड़ी आबादी रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च से जुड़ी है, जो देश की ऐतिहासिक और पारंपरिक आस्था का प्रमुख आधार है। इसके अलावा इस्लाम, हिंदू, कैथोलिक, यहूदी और बौद्ध धर्म के अनुयायी भी यहाँ साथ रहते हैं। आधिकारिक और राष्ट्रीय भाषा रूसी है, लेकिन चेचन, तातार, बश्किर, याकूत, उद्मुर्त, कोमी और मोक्ष जैसी कई क्षेत्रीय भाषाएं भी विभिन्न हिस्सों में बोली जाती हैं।
रूसी समाज में पारिवारिक संबंधों और बड़ों के सम्मान को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। मेहमान नवाजी यहाँ की पहचान है और प्रकृति से गहरा जुड़ाव लोगों के जीवन का हिस्सा है। खेलों का भी यहाँ विशेष स्थान है। फुटबॉल, आइस हॉकी, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल बेहद लोकप्रिय हैं। बायथलॉन, बॉक्सिंग, रेसलिंग और सांबो जैसे मार्शल आर्ट्स को भी बड़े उत्साह से अपनाया जाता है। टेनिस, एथलेटिक्स और जिम्नास्टिक्स में रूसी खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया है। खासकर फिगर स्केटिंग, विशेष रूप से पेयर स्केटिंग और आइस डांसिंग में रूस का नाम पूरी दुनिया में सम्मान के साथ लिया जाता है। रूस की विशाल भौगोलिक संरचना भी इसे वैश्विक स्तर पर विशिष्ट बनाती है। अब बात करते हैं इसके 6 प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों की। कोला करेलियन क्षेत्र, रूसी मैदान, उराल माउंटेन्स, पश्चिमी साइबेरियाई मैदान, मध्य साइबेरियाई पठार और दक्षिण व पूर्व के पर्वतीय क्षेत्र। कोला करेलियन क्षेत्र देश के उत्तर पश्चिम में स्थित है, जिसमें कोला प्रायद्वीप और कारेलिया शामिल हैं। यह प्राचीन बाल्टिक शील्ड का हिस्सा है, जहां कठोर चट्टानी संरचना, टुंड्रा, बोरियल वन और छोटी पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। रूसी मैदान, जिसे रशियन प्लेन भी कहा जाता है, पूर्वी यूरोप का एक विशाल समतल भूभाग है जो यूराल पर्वत से लेकर पश्चिमी सीमाओं तक फैला है। ये यूरोप के सबसे बड़े मैदानों में गिना जाता है और अपनी अत्यंत उपजाऊ मिट्टी के कारण रूस की कृषि व्यवस्था का केंद्र माना जाता है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा रिवर भी इसी क्षेत्र से होकर बहती है। अब बात करें उराल माउंटेन्स की, जो उत्तर से दक्षिण तक फैली पर्वत श्रृंखला है और परंपरागत रूप से यूरोपीय और एशियाई रूस की सीमा मानी जाती है। इनकी औसत ऊंचाई लगभग 1000 से 1300 मीटर के बीच है, इसलिए ये अत्यधिक ऊंचे तो नहीं हैं, लेकिन खनिज संपदा और जीवाश्म ईंधन के भंडार के कारण औद्योगिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बाद आता है पश्चिमी साइबेरियाई मैदान, जो उराल माउंटेन्स के पूर्व में फैला हुआ है और दुनिया के सबसे विशाल समतल क्षेत्रों में गिना जाता है। यह उत्तर में आर्कटिक ओशन से लेकर दक्षिण में अल्ताई पर्वतों की तलहटी तक विस्तृत है। यहाँ टुंड्रा, टैगा और स्टेपी जैसे विविध प्राकृतिक क्षेत्र मिलते हैं। भूमि का बड़ा हिस्सा दलदली है, लेकिन यही क्षेत्र रूस के विशाल तेल और प्राकृतिक गैस भंडारों के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके पूर्व में स्थित है मध्य साइबेरियाई पठार, जो येनिसी रिवर और लीना रिवर के बीच फैला एक विशाल पठारी इलाका है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 500 से 700 मीटर है। हालांकि पुतोराना पठार जैसे कुछ ऊंचे भाग इसे और भी विशिष्ट बनाते हैं। यह क्षेत्र मुख्य रूप से शंकुधारी वनों से आच्छादित है। छठा प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र है दक्षिण और पूर्व के पर्वतीय भाग। यहाँ कई महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं मौजूद हैं, जिनमें कॉकेसस माउंटेन्स विशेष उल्लेखनीय हैं। इन्हीं में स्थित है माउंट एल्ब्रस, जिसकी ऊंचाई 5642 मीटर है और जो रूस तथा यूरोप का सबसे ऊंचा शिखर माना जाता है। इसके अलावा साइबेरिया के अल्ताई और सायन पर्वत, लेक बैकाल के आसपास की पर्वत श्रृंखलाएं तथा सुदूर पूर्व में कमचातका पेनिनसुला के ज्वालामुखीय पर्वत भी इसी क्षेत्र का हिस्सा हैं। रूस का सबसे ऊंचा बिंदु माउंट एल्ब्रूस है, जबकि सबसे निचला बिंदु कैस्पियन सी है, जो समुद्र तल से लगभग 28 मीटर नीचे स्थित है। यदि रूस के प्राकृतिक क्षेत्रों को व्यापक रूप से देखें तो इनमें टुंड्रा, टैगा, स्टेपी, शुष्क क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र शामिल हैं। यही विविध पारिस्थितिक क्षेत्र रूस को दुनिया के जैव विविध देशों में स्थान दिलाते हैं। यहाँ आर्कटिक टुंड्रा से लेकर बोरियल वन, समशीतोष्ण जंगल, घास के मैदान और ऊंचे पहाड़ी इकोसिस्टम तक सब कुछ मिलता है। उत्तरी ध्रुवीय भागों में पाई जाने वाली टुंड्रा में अत्यधिक ठंड के कारण पेड़ नहीं उग पाते। यहाँ स्थायी रूप से जमी मिट्टी यानी परमाफ्रॉस्ट, काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियां प्रमुख वनस्पति हैं। ये क्षेत्र रेनडियर और आर्कटिक लोमड़ी का घर है, जबकि तटीय इलाकों में ध्रुवीय भालू भी पाए जाते हैं। टुंड्रा के दक्षिण में फैला टैगा क्षेत्र रूस का सबसे बड़ा प्राकृतिक जोन है और यह विश्व का सबसे विशाल शंकुधारी वन भी है। यहाँ चीड़, स्प्रूस और फर जैसे वृक्ष प्रमुख हैं। यह बोरियल वन वैश्विक पारिस्थितिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस क्षेत्र में भालू, मूस, भेड़िए और साइबेरियाई बाघ जैसे वन्य जीव मिलते हैं। साथ ही लिंक्स और कई शिकारी पक्षी भी पाए जाते हैं।
टैगा के दक्षिण में स्टेपी क्षेत्र है, उपजाऊ मिट्टी वाले विस्तृत घास के मैदान। इतिहास में ये मैदान खानाबदोश जनजातियों का निवास रहे हैं और आज बड़े पैमाने पर कृषि के लिए उपयोग किए जाते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार की घास, ट्यूलिप और पपीज उगते हैं। ग्राउंड स्क्विरल, बाज जैसे शिकारी पक्षी और कभी-कभी साइगा एंटीलोप जैसे बड़े शाकाहारी भी यहाँ देखे जाते हैं। दक्षिणी भागों, विशेषकर कैस्पियन सागर के आसपास शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्र मिलते हैं। इन इलाकों में वर्षा कम होती है, फिर भी विशेष रूप से अनुकूलित वनस्पतियां और जीव जैसे कुछ कैक्टस प्रजातियां, जरबुआ जैसे छोटे कृंतक और रेगिस्तानी सरीसृप यहाँ पाए जाते हैं। अंत में पर्वतीय क्षेत्र आते हैं, जहाँ ऊंचाई के साथ जलवायु और वनस्पति बदलती रहती है। यहाँ अल्पाइन घास के मैदानों से लेकर बर्फ से ढकी चोटियों तक सब देखने को मिलता है। विशेष रूप से कॉकेसस माउंटेन्स अपनी विशिष्ट जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ काकेशियन स्नो लेपर्ड, माउंटेन गोट जैसे दुर्लभ जीव पाए जाते हैं। ऊंचाई वाले हिस्सों में देवदार और जुनिपर, जबकि निचली ढलानों पर ओक और बीच के वन मिलते हैं। और इन्हीं पर्वतों के बीच खड़ा है भव्य माउंट एल्ब्रूस। इन 5 प्राकृतिक क्षेत्रों में अद्भुत जैव विविधता देखने को मिलती है। इन्हीं विविध पारिस्थितिक तंत्रों में रूस का राष्ट्रीय फूल कैमोमाइल खिलता है और सांस्कृतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण बिर्च वृक्ष पाया जाता है, जिसे रूसी पहचान का प्रतीक माना जाता है। देश का राष्ट्रीय पशु यूरेशियन ब्राउन बेयर है। हालांकि रूस का कोई आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित नहीं है, लेकिन 2 सिर वाला ईगल, डबल हेडेड ईगल, रूस के राज्य चिह्न में विशेष स्थान रखता है और शक्ति व संप्रभुता का प्रतीक माना जाता है। अपनी प्राकृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए रशिया में अनेक नेशनल पार्क स्थापित किए गए हैं। इनमें प्रियलब्रूसिये नेशनल पार्क, लोसिनी ऑस्ट्रोव नेशनल पार्क, वोडलोजर्स्की नेशनल पार्क, प्रिबाइकल्स्की नेशनल पार्क और जबाइकाल्स्की नेशनल पार्क प्रमुख हैं। ये संरक्षित क्षेत्र दुर्लभ वन्य जीवों और पारिस्थितिक संतुलन की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रूस के विशाल भूभाग को जीवन देने वाली इसकी नदियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। देश में नदियों और झीलों का व्यापक नेटवर्क फैला है, जो परिवहन, सिंचाई, पर्यटन, मत्स्य पालन और ऊर्जा उत्पादन में अहम योगदान देता है। इनमें सबसे प्रमुख है वोल्गा रिवर, जिसकी लंबाई लगभग 3,531 किलोमीटर है और जलग्रहण क्षेत्र करीब 1.35 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह यूरोप और यूरोपीय रूस की सबसे लंबी नदी है। पूरी तरह रूस के भीतर बहते हुए यह कैस्पियन सी में गिरती है और देश के 11 बड़े शहरों से होकर गुजरती है। रूसी साहित्य और लोक कथाओं में इसे वोल्गा मातुश्का यानी महान माँ वोल्गा कहा जाता है, जो इसके सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। यह रूसी मैदान के बड़े हिस्से को सिंचित करती है और परिवहन, कृषि तथा विद्युत उत्पादन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी पर जिगुली हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन और वोल्गा हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन जैसे बड़े जल विद्युत संयंत्र स्थापित हैं। साइबेरिया की प्रमुख नदियों में लेना रिवर का विशेष स्थान है। लगभग 4,294 किलोमीटर लंबी यह नदी पूरी तरह रूस की सीमाओं के भीतर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इसका लगभग 77% जलग्रहण क्षेत्र परमाफ्रॉस्ट यानी स्थायी रूप से जमी मिट्टी से ढका है, जो साइबेरियाई भूदृश्य की खास पहचान है। एक अन्य विशाल नदी है येनिसई रिवर, जिसकी लंबाई लगभग 3,487 किलोमीटर है और जो अपने प्रचुर जल प्रवाह के लिए जानी जाती है। इसी पर बना सयानो शुशेंस्काया डैम रूस का सबसे बड़ा जल विद्युत संयंत्र है। अमूर रिवर भी एक महत्वपूर्ण नदी है, जो रूस और चीन की सीमा का हिस्सा बनाती है और अंततः प्रशांत महासागर में मिलती है। इसकी लंबाई लगभग 2,824 किलोमीटर है। इनके अलावा डॉन, कामा, ओका और नॉर्दर्न डिविना जैसी नदियां भी क्षेत्रीय रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। नदियों के साथ साथ रूस में विश्व की कुछ सबसे महत्वपूर्ण झीलें भी हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध है लेक बाइकाल। यह न केवल दुनिया की सबसे गहरी झील है, बल्कि आयतन के आधार पर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भी मानी जाती है। इसमें पृथ्वी के सतही मीठे पानी का लगभग 20% हिस्सा संग्रहित है और इसकी अधिकतम गहराई लगभग 1,642 मीटर है, जो इसे प्राकृतिक दृष्टि से अद्वितीय बनाती है। लेक लडोगा उत्तर पश्चिमी रूस में स्थित यूरोप की सबसे बड़ी झील है।
जिसका क्षेत्रफल लगभग 17,700 वर्ग किलोमीटर है। यह सेंट पीटर्सबर्ग के लिए पीने के पानी का एक अहम स्रोत है। इसके बाद आती है लेक ओनेगा, जो यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी झील मानी जाती है और लगभग 9,700 वर्ग किलोमीटर में फैली है। इनके अलावा कैस्पियन सी एक अंतर्देशीय खारे पानी की विशाल झील है, जिसे उसके असाधारण आकार के कारण सागर कहा जाता है। क्षेत्रफल के आधार पर यह रूस की सबसे बड़ी झील है और रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान के बीच स्थित है। रूस का सबसे निचला बिंदु भी इसी कैस्पियन सागर के तट पर है। यह क्षेत्र अपने विशाल तेल और गैस भंडारों के कारण आर्थिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये सभी नदियां और झीलें न केवल रूस की प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाती हैं, बल्कि देश के पारिस्थितिक संतुलन, आर्थिक गतिविधियों और सांस्कृतिक जीवन में भी केंद्रीय भूमिका निभाती हैं। अगर रूस की जलवायु की बात करें तो देश के अधिकांश हिस्सों में लंबी और कड़ाके की सर्दियां पड़ती हैं। सर्दियों के दौरान भूमि का बड़ा भाग मोटी बर्फ की परत से ढका रहता है। साइबेरिया और उत्तरी क्षेत्रों में सर्दियां 6 से 8 महीनों तक चल सकती हैं, जहां तापमान -30 से -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। गर्मियां अपेक्षाकृत छोटी होती हैं, विशेषकर उत्तरी और साइबेरियाई इलाकों में, जहां औसत तापमान 15 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। दक्षिणी और तटीय क्षेत्रों में मौसम थोड़ा नरम है, लेकिन कुल मिलाकर रशिया को एक ठंडा देश ही माना जाता है, जहां साल के अधिकांश समय ठंड का प्रभाव रहता है। अब बात करते हैं रूस के इतिहास और उसके नाम की उत्पत्ति की। रूस शब्द की जड़ें रस या RUS शब्द में मानी जाती हैं। यह शब्द पूर्वी स्लाव लोगों और इस क्षेत्र में आने वाले वाइकिंग व्यापारियों द्वारा प्रयुक्त होता था। पूर्वी स्लाव वे समुदाय थे जो पूर्वी स्लावी भाषाएं बोलते थे और प्रारंभिक राज्य कीवन रूस के प्रमुख निवासी थे। बाद में बिजेंटाइन एम्पायर और अन्य यूरोपीय स्रोतों ने भी इस नाम को अपनाया। समय के साथ यही शब्द विकसित होकर अंग्रेजी में रशिया बन गया। रूस का इतिहास अत्यंत लंबा और जटिल रहा है। 3वीं से 8वीं शताब्दी के बीच पूर्वी स्लाव लोग यूरोप में एक विशिष्ट समूह के रूप में उभरे। 9वीं शताब्दी में वाइकिंग व्यापारियों और शासकों के प्रभाव से पहला प्रमुख पूर्वी स्लाव राज्य केवियन रूस का उदय हुआ। वर्ष 988 में इस राज्य ने बाइजेंटाइन साम्राज्य से रूढ़िवादी ईसाई धर्म स्वीकार किया, जिसने इसकी संस्कृति, कला और राजनीतिक संरचना को गहराई से प्रभावित किया। आंतरिक संघर्षों और विशेषकर 13वीं शताब्दी में मंगोल आक्रमणों के कारण यह राज्य कई भागों में बिखर गया और लगभग 2.5 शताब्दियों तक मंगोल शासन के अधीन रहा। बाद में मॉस्को ने केवियन रूस की राजनीतिक और सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का दावा किया। हालांकि इस विषय पर इतिहासकारों के बीच मतभेद भी पाए जाते हैं, विशेषकर यूक्रेनी और बेलारूसी दृष्टिकोण से। मंगोल प्रभुत्व के दौरान मॉस्को की ग्रैंड डची धीरे धीरे शक्तिशाली बनती गई। उसने आसपास की रियासतों को एकजुट करना शुरू किया और 1480 तक मंगोल प्रभुत्व से मुक्ति प्राप्त कर ली। इसी बढ़ती शक्ति के परिणाम स्वरूप 1547 में आइवन द टेरिबल को पहले त्सार के रूप में घोषित किया गया और रूस के त्सारडम की स्थापना हुई। उनके शासनकाल में केंद्रीय सत्ता सुदृढ़ हुई और रूस के क्षेत्रीय विस्तार की नींव और मजबूत हो गई। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में पीटर द ग्रेट के शासनकाल में रूस ने व्यापक परिवर्तन देखे। उन्होंने सेना और नौसेना का आधुनिकीकरण किया, प्रशासनिक सुधार किए, पश्चिमी विज्ञान और शिक्षा को बढ़ावा दिया तथा सेंट पीटर्सबर्ग को यूरोपीय शैली की नई राजधानी के रूप में बसाया। उनके प्रयासों से रूस एक संगठित और शक्तिशाली यूरोपीय साम्राज्य के रूप में उभरा। उनके बाद कैथरीन द ग्रेट ने साम्राज्य का विस्तार जारी रखा और विशेष रूप से ब्लैक सी क्षेत्र तक रूस की पहुंच सुनिश्चित की। उनके शासन में कला, साहित्य और शिक्षा को भी प्रोत्साहन मिला। 19वीं शताब्दी में रूसी साम्राज्य ने मध्य एशिया और सुदूर पूर्व में अपना प्रभाव बढ़ाया। 1812 में नेपोलियन बोनापार्ट के आक्रमण के दौरान रूस की कठोर सर्दियों और जनता के प्रतिरोध ने फ्रांसीसी सेना को पराजित कर दिया, जो इतिहास की निर्णायक घटनाओं में से एक मानी जाती है। हालांकि 1853 से 1856 के क्रीमियन वॉर में पश्चिमी शक्तियों से हार ने रूस की सैन्य और प्रशासनिक कमजोरियों को उजागर किया। इसके बाद 1861 में अलेक्जेंडर द्वितीय ऑफ रशिया ने दास्ता सरफडम को समाप्त किया।
जो एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार था। फिर भी असमानता और राजनीतिक असंतोष बना रहा, जिससे कई सुधार आंदोलनों और विद्रोहों को जन्म मिला। 20वीं सदी की शुरुआत तक रूस आंतरिक अस्थिरता और बाहरी दबावों से जूझ रहा था। प्रथम विश्व युद्ध में भागीदारी ने अर्थव्यवस्था को कमजोर किया और जनता में असंतोष बढ़ा। 1917 की रशियन रेवोल्यूशन ने सारवादी शासन का अंत कर दिया। इसके बाद व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने सत्ता संभाली और 1922 में सोवियत यूनियन की स्थापना हुई। जोसेफ स्टालिन के नेतृत्व में तीव्र औद्योगिकीकरण और कृषि का सामूहिकीकरण हुआ, लेकिन इसके साथ राजनीतिक दमन और व्यापक मानव हानि भी जुड़ी रही। द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ ने नाजी जर्मनी को हराने में निर्णायक भूमिका निभाई और युद्ध के बाद वह एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा। शीत युद्ध के दौरान उसकी प्रतिद्वंद्विता यूनाइटेड स्टेट्स से रही। इसी दौर में अंतरिक्ष उपलब्धियां जैसे स्पुतनिक का प्रक्षेपण और यूरी गागरिन की अंतरिक्ष यात्रा ऐतिहासिक रहीं। बाद में मिखाइल गोर्बाचोव ने पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त जैसी नीतियां लागू की, जिन्होंने आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं को उजागर कर दिया। अंततः 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ और आधुनिक रशिया अस्तित्व में आया। इसके बाद रूस ने नियोजित अर्थव्यवस्था से बाजार अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाया और बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था अपनाई। व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में केंद्रीय सत्ता को मजबूत किया गया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव पुनर्स्थापित करने की कोशिश हुई। 2022 में यूक्रेन पर सैन्य आक्रमण ने वैश्विक राजनीति को प्रभावित किया और पश्चिमी देशों के साथ संबंधों में गंभीर तनाव पैदा किया। रूस के राष्ट्रीय प्रतीकों में उसका तिरंगा ध्वज सफेद, नीला और लाल शामिल है, जो शांति, विश्वास और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। वहीं उसका राज्य चिन्ह लाल ढाल पर बने 2 सिर वाले स्वर्ण ईगल का है, जो संप्रभुता, ऐतिहासिक विरासत और राष्ट्रीय एकता को दर्शाता है। रशिया की अर्थव्यवस्था एक उभरती हुई मिश्रित बाजार प्रणाली है, जिसमें सरकार और निजी क्षेत्र दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसे उच्च आय वाला और अत्यधिक औद्योगिकीकृत देश माना जाता है। क्रय शक्ति समानता के आधार पर यह दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, जिससे स्पष्ट होता है कि घरेलू बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की खरीद क्षमता मजबूत है। रूस की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत उसका ऊर्जा क्षेत्र है। देश के पास दुनिया के विशाल प्राकृतिक गैस भंडार हैं और यह प्रमुख निर्यातकों में गिना जाता है। इसके अलावा तेल उत्पादन और निर्यात में भी रूस अग्रणी देशों में है। साथ ही कोयला निर्यात में भी इसकी मजबूत स्थिति है। ऊर्जा के अलावा कृषि और रक्षा उद्योग भी अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। रूस विश्व का बड़ा गेहूं निर्यातक है और हथियारों के वैश्विक निर्यात में भी उसकी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। सैन्य शक्ति के मामले में रूस को विश्व की प्रमुख सेनाओं में गिना जाता है। हालांकि 2022 के बाद यूक्रेन के साथ संघर्ष के कारण विदेशी निवेश, तकनीक और व्यापार पर असर पड़ा। प्रतिबंधों से रूबल पर दबाव आया, लेकिन सरकार ने घरेलू उत्पादन, आयात प्रतिस्थापन और आंतरिक विकास पर जोर देकर अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने की कोशिश की। फिर भी माइक्रोचिप, मशीन टूल्स और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे हाईटेक क्षेत्रों में पश्चिमी तकनीक पर निर्भरता एक चुनौती बनी हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे महानगरों में आधुनिक सुविधाएं और विकसित शहरी ढांचा दिखाई देता है, जबकि साइबेरिया और सुदूर पूर्व के दूरदराज क्षेत्रों में कठोर जलवायु और विशाल दूरियों के कारण चुनौतियां मौजूद हैं। रूस का रेलवे नेटवर्क विश्व के सबसे बड़े नेटवर्कों में से एक है। इसी में प्रसिद्ध ट्रांस साइबेरियन रेलवे शामिल है, जो मॉस्को से प्रशांत तट तक देश को जोड़ता है। राजनीतिक संरचना की बात करें तो रूस एक संघीय गणराज्य है। इसकी संसद को फेडरल असेंबली कहा जाता है, जो 2 सदनों, काउंसिल ऑफ फेडरेशन और स्टेट ड्यूमा में विभाजित है। राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है और सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर भी। राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान से 6 वर्ष के लिए होता है। सरकार का नेतृत्व प्रधानमंत्री यानी चेयरमैन ऑफ द गवर्नमेंट करता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ड्यूमा की सहमति से की जाती है। रूस को प्रशासनिक रूप से 85 संघीय विषयों में बांटा गया है। सांस्कृतिक दृष्टि से रूस के त्योहार उसकी समृद्ध विरासत को दर्शाते हैं। नया साल यहाँ का सबसे बड़ा उत्सव है, जो दिसंबर के अंत से जनवरी तक चलता है।
मॉस्को के रेड स्क्वायर और सेंट पीटर्सबर्ग में नेवा रिवर के किनारे भव्य आतिशबाजी होती है। कड़ाके की ठंड के बावजूद लोग सड़कों और चौकों पर इकट्ठा होकर देर रात तक जश्न मनाते हैं और पूरा शहर रोशनी से जगमगा उठता है। रूस में रूढ़िवादी कैलेंडर के कारण ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस 7 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन चर्चों में आधी रात की विशेष प्रार्थनाएं होती हैं। लंबी सर्दियों के दौरान मध्य दिसंबर से मध्य जनवरी तक विंटर फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें पारंपरिक ट्रोइका सवारी और बर्फ की भव्य मूर्तियां आकर्षण का केंद्र होती हैं। फरवरी के अंत से मार्च की शुरुआत तक मनाया जाने वाला मस्लेनित्सा सर्दियों को विदा करने और वसंत के स्वागत का उत्सव है। इसे पैनकेक वीक भी कहा जाता है। इस दौरान परेड, लोक नृत्य और संगीत कार्यक्रम होते हैं तथा ब्लिनी नामक पैनकेक विभिन्न टॉपिंग्स के साथ खाए जाते हैं। अप्रैल में ऑर्थोडॉक्स ईस्टर मनाया जाता है, जो आध्यात्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। लोग चर्च सेवाओं में भाग लेते हैं और रंगीन अंडों व पारंपरिक मीठी रोटी कुलिच का आनंद लेते हैं। रूसी व्यंजन भी देश की जलवायु और इतिहास को दर्शाते हैं। बोर्श चुकंदर से बना गाढ़ा सूप है, जिसे खट्टी क्रीम के साथ परोसा जाता है। पेलमेनी मीट से भरे डम्पलिंग्स होते हैं, जबकि पिरोज़की आलू, पत्ता गोभी या मीठी भरावन वाले बन होते हैं। ओलिवियर सलाद, रशियन सलाद, उबली सब्जियों और मेयोनेज से बनता है। ब्लिनी पतले पैनकेक हैं, जिन्हें जैम, क्रीम या कैवियार के साथ खाया जाता है। काशा अनाज से बना पारंपरिक दलिया है और सिरनीकी पनीर से बने छोटे पैनकेक होते हैं। पेय में वोडका सबसे प्रसिद्ध है, जबकि क्वास एक लोकप्रिय हल्का पेय है। पारंपरिक परिधानों में महिलाओं का सराफन प्रमुख है, जिसे रुबाखा शर्ट के ऊपर पहना जाता है, और त्योहारों पर कोकोशनिक हेडड्रेस सजाया जाता है। पुरुषों की पारंपरिक पोशाक कोसोवोरोदका शर्ट होती है, जिसकी कॉलर एक ओर झुकी होती है और जिसे बेल्ट से बांधा जाता है। रूस के पर्यटन स्थल इसे बेहद खास बनाते हैं और आपकी यात्रा को रोमांच से भर देते हैं। शुरुआत राजधानी मॉस्को से की जा सकती है, जो इतिहास और संस्कृति से भरपूर एक जीवंत शहर है। यहाँ स्थित मॉस्को क्रेमलिन रूसी सत्ता का केंद्र है और कई भव्य कैथेड्रल्स का घर भी। इसके साथ ही रेड स्क्वायर मिलकर यह क्षेत्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा है। रेड स्क्वायर के पास ही रंग बिरंगे गुंबदों वाला सेंट बेसिल कैथेड्रल रूसी वास्तुकला का अनूठा उदाहरण है। पास में स्टेट हिस्टोरिकल म्यूजियम देश के समृद्ध इतिहास को दर्शाता है। कला प्रेमियों के लिए बोल्शोय थिएटर और त्रेत्यकोव गैलरी अवश्य देखने योग्य हैं। शहर के बाहर कोलोमना क्षेत्र में स्थित चर्च ऑफ द असेंशन कोलोमिन्स्कोये भी यूनेस्को सूची में शामिल है। इसके बाद रुख किया जा सकता है सेंट पीटर्सबर्ग का, जिसे रूस की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। इसका ऐतिहासिक केंद्र भी विश्व धरोहर स्थल है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध आकर्षण हर्मिटेज म्यूजियम है, जो दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालयों में से एक है। पीटर एंड पॉल फोर्ट्रेस, चर्च ऑफ द सेवियर ऑन स्पिल्ड ब्लड और मरीन्स्की थिएटर भी प्रमुख स्थल हैं। पास ही स्थित पीटरहोफ पैलेस अपने भव्य फव्वारों के लिए प्रसिद्ध है। कजान में स्थित कजान क्रेमलिन एक और विश्व धरोहर स्थल है, जहां कुल शरीफ मॉस्क और एनंसिएशन कैथीड्रल कजान साथ साथ खड़े होकर सांस्कृतिक विविधता दर्शाते हैं। इतिहास प्रेमियों के लिए वेलिकी नोवगोरोद और उसका नोवगोरोड क्रेमलिन, साथ ही व्हाइट मॉन्यूमेंट्स ऑफ व्लादिमीर एंड सुजदाल महत्वपूर्ण स्थल हैं। प्राकृतिक सुंदरता भी रूस की बड़ी पहचान है। सोचिए, ब्लैक सी तट पर स्थित लोकप्रिय रिसोर्ट है। इरकुत्स्क विश्व प्रसिद्ध लेक बैकाल का प्रवेश द्वार है। सुदूर पूर्व में व्लादिवोस्टॉक स्थित है, जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे का अंतिम स्टेशन है। प्राकृतिक यूनेस्को स्थलों में वोल्केनोज ऑफ कमचत्का, गोल्डन माउंटेन्स ऑफ अल्ताई, वर्जिन कोमी फॉरेस्ट्स और लीना पिलर्स नेचर पार्क शामिल हैं। ये टूरिस्ट स्पॉट्स के बारे में जानकर इतना तो समझ में आता है कि रूस में घूमने के लिए बहुत सारे शानदार स्थल हैं, जिनमें से कोई भी आप मिस नहीं करना चाहेंगे। इसलिए यह जान लेते हैं कि रूस की यात्रा के लिए जून से अगस्त के महीने सबसे अच्छे रहते हैं। ये देश इतिहास, संस्कृति और प्रकृति का अद्भुत संगम है, जिसे एक बार जरूर अनुभव करना चाहिए। और अभी के लिए हम आपको छोड़ते हैं रूस के सफर की खूबसूरत यादों के बीच। धन्यवाद।